और अगर हमारा वोट नहीं होता तो आप ही मुझे बता दीजिए, हिसार सीट जीत जाती क्या कांग्रेस? सोनीपत सीट जीत जाती क्या कांग्रेस? अंबाला सीट जीत जाती क्या? 5 में से 3 सीटें तो हमारी मेहनत की वजह से जीते होंगे। जिस चीज़ के लिए हम बदनाम हैं, फिर से वही होने जा रहा है। हम लोग सर्वे में नहीं आते, हम सीधे सरकार में आते हैं। मतलब हर मंत्री की बिजली मुफ्त, हर मंत्री का घर मुफ्त, हर मंत्री की गाड़ी मुफ्त, हवाई जहाज में फ्री यात्रा, ट्रेन में फ्री यात्रा, पेंशन भी वो 5-6 लेंगे, में दर्द शुरू हो जाता है। केजरीवाल जी कहते हैं जितना इनके पेट में दर्द होगा उतना एक चीज़ और फ्री कर दूंगा। हम क्या करते हैं? आप कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? कौन कैंडिडेट कहाँ से चुनाव लड़ रहा है, यानी लिस्ट कब आएगी, इसका जवाब अगर आप दे सके तो। राम राम, नमस्कार। हरियाणा तक देख रहे हैं आप। सोनिया सत्यानेता मेरा नाम है। इस चुनावी यात्रा में अब हम आपको मुखातिब कराने वाले हैं अनुराग ढांडा साहब से। आम आदमी पार्टी, हम ये कहें कि हरियाणा में संघर्ष कर रही है फिलहाल। हम ये भी कहें कि आदमपुर उपचुनाव में एक उम्मीद रही थी हरियाणा के लोगों को कि एक बीजेपी के खिलाफ, या फिर हम कहें कि एक जो है वो विकल्प मिलेगा आम आदमी पार्टी के तौर पे। लेकिन तब देखने को मिला कि आपके जो कैंडिडेट रहे, बड़ा उनको ऐसा छोड़ दिया बिना परवाह के आप लोगों ने। देखिए, जब कोई बीज लगाते हैं तो उसको पेड़ बनने में कुछ वक्त लगता है। और तब तो हमने हरियाणा में एक्सरसाइज शुरू ही की थी। लेकिन पहले ही झटके में जिसको आप कह रहे हैं कि उम्मीद के अनुसार नहीं निकला। 2014 से पहले के बीजेपी के रिजल्ट उठा के देख लीजिए। आदमपुर में एक बार 1400 वोट आए थे, एक बार 1600 वोट आए थे, एक बार 1800 वोट आए थे। हमारे तो बाई इलेक्शन में, जो कि गवर्नमेंट का होता है, उसमें भी पहले ही ट्राई में उनसे 2-3 गुना वोट आए थे। तो अगर वो सरकार बना सकते हैं 1400 वोट के बाद, तो हम तो उससे दुगने तिगने वोट लेके क्या ही कर सकते हैं, उसका अंदाज़ा लगा लीजिए। लेकिन आप देखिए, वहाँ से यहाँ तक का सफ़र देखिए कि 3-4 हज़ार वोट हमको वहाँ पे मिले। उसके बाद अब जब हम लोकसभा चुनाव लड़ें तो एक लोकसभा सीट पे हमको 5 लाख से ज़्यादा वोट मिला है। और इतना वोट मिला है जितना जेजेपी, इनेलो, बीएसपी को 30 सीटों पे मिला के कुल जोड़ दीजिए उनका वोट, उससे भी ज़्यादा वोट मिला है। मतलब ये तो स्थापित हो गया इस लोकसभा चुनाव आते आते कि हम हरियाणा के अंदर तीसरा विकल्प हैं। और तीसरे लेकिन विकल्प, लेकिन मैं यहाँ पे ये कहूंगी कि सुरजेवाला साहब भी बड़ा चेहरा रहे ना, वो इस बेल्ट का, वो भी तो आपके साथ रहे, उनके हिस्से का भी वोटर आपके हिस्से रहा। तो बाकी की 9 सीटों पे हमारे हिस्से का सारा वोट भी कांग्रेस के पास गया। और अगर हमारा वोट नहीं होता तो आप ही मुझे बता दीजिए, हिसार सीट जीत जाती क्या कांग्रेस? सोनीपत सीट जीत जाती क्या कांग्रेस? अंबाला सीट जीत जाती क्या? 5 में से 3 सीटें तो हमारी मेहनत की वजह से जीते होंगे। तो ये जब आप गठबंधन करते हैं तो ये कैलकुलेशन नहीं होता कि यहाँ उनका वोट हमें मिल गया और हमारा उनको वहाँ नहीं मिला। ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब गठबंधन जब करते हैं तो सिंबल का वोट काउंट होता है। हमारा सिंबल पे 5 लाख से ज़्यादा वोट आया और कांग्रेस को उनके एरिया में वोट मिला। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो हरियाणा में एक ज़बरदस्त वैक्यूम है। मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ कि गठबंधन हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बावजूद आप देखिए कांग्रेस 42 सीटों पर जीती हरियाणा के अंदर। बिल्कुल हवा एंटी चल रही थी, सब कुछ था, उसके बावजूद बीजेपी 44 सीटों पे जीती। किसी के पास बहुमत नहीं है दोनों में से, जबकि बाईपोलर पूरा चुनाव हो गया था। इसका मतलब लोग कुछ तीसरा ढूंढ रहे हैं, लोग किसी तीसरे विकल्प को तलाश रहे हैं। इसलिए हम लोगों का जिम्मेदारी थी कि हरियाणा में उस तीसरे विकल्प को खड़ा करें। आज हमने मजबूती से वो तीसरा विकल्प खड़ा कर दिया। वरना आप मुझे बताइए, कोई पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, इनेलो, जेजेपी है जिसने 15 दिन में हरियाणा में 45 रैलियां की हों अपने टॉप लीडरशिप के साथ? हमने करके दिखाई हैं। और अब 1 तारीख से दोबारा शुरू कर रहे हैं, फिर से 15 दिन के अंदर 45 रैलियां करेंगे। किसी के संगठन में हिम्मत हो, किसी पार्टी में हिम्मत हो, सिर्फ अनाउंस करा दीजिए, करना तो दूर की बात है, उनसे अनाउंस करा दीजिए कि 15 दिन में 45 रैली करेंगे। ये तो बड़ा चैलेंज दे रहे हैं ना कांग्रेस को भी, बीजेपी को भी। ओपन चैलेंज है, 2 ओपन चैलेंज है। एक ये, और दूसरा ये कि किसी भी मंच पे कांग्रेस, बीजेपी, इनेलो, जेजेपी के शीर्ष नेता कोई भी मेरे साथ मंच पे आ जाएं। किसी एक गांव का नाम पूरे हरियाणा में लीजिए, मैं अपने 21 मेंबर का नाम बताऊंगा उस गांव के अंदर, और वो अपनी पार्टी के 21 सदस्यों का नाम उस गांव के अंदर बता दें। आम आदमी पार्टी का आज के दिन में हरियाणा के एक एक बूथ पे, एक एक गांव पे हमारा संगठन है। सबसे बड़ा संगठन हरियाणा में आम आदमी पार्टी का है। इसी संगठन की ताकत के दम पे हम ये रैलियां कर पाते हैं, हम इतने बड़े प्रोग्राम्स चला पाते हैं। आजकल एक एक गांव, एक एक बूथ पे गारंटी कार्ड्स चल रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी के। लोग नीचे नीचे ज़मीन खिसकाने के लिए तैयार बैठे हैं। अच्छा, लोग आम आदमी पार्टी को लेके जो मैंने आकलन किया है, हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, लेकिन मैं अपना नज़रिया आपके सामने पेश कर रही हूँ। लोगों का ये कहना रहा है कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनको हम किसानियत से, उनको हम देहात से रिलेट नहीं कर पाते हैं। देखिए, अगर किसान हमसे रिलेट नहीं कर पाते तो फिर हमारा होना ही व्यर्थ है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि जब ये किसान आंदोलन हुआ तो सारे हरियाणा का किसान, एक भी गांव ऐसा नहीं जहां मैं सभा करने जाऊं और वहां के किसान ये ना कहते हों कि जब ज़रूरत थी तो आप लोगों ने हमारी मदद की थी।
हरियाणा के किसान पंजाब के किसान जब दिल्ली के बॉर्डर पे जाके बैठे, वो किसान आंदोलन के शुरू में ही बीजेपी ने साजिश कर दी थी कि इनको जेल में डाल दें। अरविंद केजरीवाल थे जिन्होंने अपनी सरकार दांव पे लगा के ये कहा कि मैं स्टेडियम को जेल नहीं बनाने दूंगा। 1 साल किसान आंदोलन चला, कामयाब हुआ। उस आंदोलन में हमसे जितनी सेवा हो सकती थी, वाईफाई से लेके, पानी से लेके, टॉयलेट से लेके, बिजली से लेके, हम जो कर सकते थे हमने किया। आज भी किसानों को वो याद है। तो ये तो वो लोग कह सकते हैं जिनको राजनीति करनी है कि किसानों से आम आदमी पार्टी को रिलेट नहीं कर पाते। यहाँ तो किसान हर गांव में ये बोलते हैं जी पंजाब में तो मान साहब जैसी सरकार ही नहीं देखी हमने, क्योंकि यहाँ बहुत रिलेशन है पंजाब में। कहते हैं 90 घंटे लगातार बिजली दे दी, बारिश नहीं हो रही थी तो 90 घंटे लगातार बिजली दे दी मान साहब ने कि जितना पानी देना है दो, अपनी फसल लगाओ। हरियाणा की सरकार ऐसा करती कभी? ये नायब सिंह जी कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूँ। मुझे नहीं समझ में आता कैसे किसान के बेटे हैं जिनको ये लगता है कि पहले 750 शहादत ले लो, लाठियाँ चलाओ, बॉर्डर बना दो, हरियाणा पंजाब को भारत पाकिस्तान का बॉर्डर बना दो, लोगों को दिल्ली मत जाने दो, और फिर उसके बाद चुनाव से पहले 2000 रुपये उनके अकाउंट में डलवा के ये समझते हैं कि किसान का ज़मीर खरीद सकते हैं, किसान का ज़मीर ये गिरवी रखा जा सकता है उन 2000 रुपये से। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी गलतफहमी में किसान इनको जवाब देंगे इस चुनाव के अंदर, बहुत तगड़ा जवाब इनको मिलने वाला है। अब जो आप चुनाव लड़ने वाले, मैं कहूँ कि 90 सीटों पे चुनाव लड़ने वाले बिना किसी दूसरी दल के सहारे के। 90 सीटों के ऊपर एक एक बूथ पे हम तैयारी कर रहे हैं। इस बार कोई कोर कसर छोड़ेंगे नहीं। एक एक बूथ के ऊपर बूथ योद्धा तैयार कर रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल जी से, हमारी नीतियों से संबंध रखने वाले लोगों को वोट में कन्वर्ट कर सके। पूरा मैकेनिज्म तैयार हो रहा है। बार बार जो हम रैलीज करा रहे हैं उसमें प्रैक्टिस हो रही है उन सब की। एक एक बूथ से हमारा वर्कर आता है रैली के अंदर। तो इसलिए इस बार कोई ऐसी कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। आपको सरप्राइज़ देखने को मिलेगा। जिस चीज़ के लिए हम बदनाम हैं फिर से वही होने जा रहा है। हम लोग सर्वे में नहीं आते, हम सीधे सरकार में आते हैं, और इस चीज़ के लिए हम बदनाम हैं। दूसरी पार्टियां परेशान रहती हैं कि यार ये सर्वे में तो दिखाया ही नहीं था, ये कैसे आ गए। इस बार भी वही होने जा रहा है और उसका एक कारण है। मैं आज ही चर्चा कर रहा था मनरेगा के कई सारे मजदूर साथियों से। आज के दिन भी 374 रुपये उनको एक दिन की मजदूरी मिलती है, और 100 दिन भी पूरे नहीं होते, उनको काम नहीं मिलता। वादे किए जा रहे 100 को 150 कर देंगे, हम इनके लिए जीवन का स्तर सुधार देंगे। कुछ नहीं हुआ उनके जीवन में। आज के दिन भी उनको 374 रुपये मजदूरी के लिए भी कभी उनकी अटेंडेंस, कभी जियो टैग कर देंगे उनको कि वहाँ जाके अटेंडेंस लगाओ 20 किलोमीटर, कभी कोई समस्या कभी कोई समस्या। और मूलभूत सुविधाएं उनको ऐसा समझते हैं जैसे वो दोयम दर्जे के अच्छा, ये मजदूर तो कई बार मैंने बीजेपी की रैली में भी देखे हैं कि उनको लाया गया वहाँ पे। तो लेकिन वो बाहर निकल के क्या कहते हैं? वो बाहर निकल के ये कहते हैं कि हमको तो लाया गया था लेकिन वोट नहीं देंगे इनको। यही तो कहते हैं। यही सच्चाई है ज़मीन की कि आप उनको भीड़ बना के रखना चाहते हो, उनको मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं देना चाहते, उनको स्वाभिमान के साथ क्यों नहीं जीने देना चाहते? क्योंकि फिर इनकी रैलियों में कौन आएगा? फिर ये उनको भीड़ बना के कैसे ला पाएंगे? उनको तरसाते हैं हर चीज़ के लिए। आम आदमी पार्टी की यही लड़ाई है। वरना आप मुझे बताओ, अरविंद केजरीवाल की कोई ज़मीन थोड़ी बट रही है मोदी जी के साथ, कोई मतलब कोई घर का विवाद थोड़ी है उनका। यही लड़ाई है कि मोदी जी चाहते हैं गरीब भीड़ बना रहे, अरविंद केजरीवाल जी चाहते हैं उनके बच्चे पढ़ें लिखें, उनको अच्छी सुविधाएं मिलें, वो भी देश के एक सम्मानित नागरिक बन के अपना जीवन जी सकें। ये जो हम बिजली मुफ्त देने की बात करते हैं, ये जो हम पानी घर घर मुफ्त पहुंचाने की बात करते हैं, ये जो हम अच्छे स्कूल और अस्पताल बनाने की बात करते हैं, इसका अगर किसी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, ये 374 रुपये में तो गुजारा नहीं हो सकता डेली की मजदूरी में। लेकिन अगर आपको 15-20 हज़ार रुपये महीने की बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल की चीज़ों में फ़ायदा हो जाए तो फिर आपका इसमें भी गुजारा हो जाएगा। इस पे भी कई जो नेता हैं वो आपत्ति जाहिर करते हैं। उनका आरोप रहता है कि आप इस देश के लोगों को या फिर जिन लोगों तक आप सुविधाएं पहुंचा रहे हैं उनको आप निठल्ला बना रहे हैं। नहीं तो वो खाएं तो ठीक। मतलब हर मंत्री की बिजली मुफ्त, हर मंत्री का घर मुफ्त, हर मंत्री की गाड़ी मुफ्त, हवाई जहाज में फ्री यात्रा, ट्रेन में फ्री यात्रा, पेंशन भी वो 5-6 लेंगे, वो खाएं तो ठीक। लेकिन अगर गरीब को मिल जाए 10 रुपया भी तो उनको आपत्ति है। सरकारें गरीब के वोट से बनती हैं और इसलिए फैसला भी अब मजदूर करेगा, अब गरीब करेगा। अगर सुविधाएं मंत्रियों को मिल सकती हैं तो गरीबों को भी मिल सकती हैं। मंत्री बनते हैं जिनके वोट से, उनके लिए सुविधाएं प्राथमिकता हैं। और हर वक्त टैक्स दिया जाता है। ये गरीब आदमी जब ये 370-75 रुपये कमा के घर जाता है ना, तो घर पे बिजली चल रही हो मान लो तो टैक्स जा रहा होता है। कुछ भी टूथपेस्ट खरीदेगा, बिस्किट खरीदेगा, टैक्स दे देता है उसके साथ ही। 24 घंटे हम टैक्स देते हैं, लेकिन वापस 10 रुपये दे दो लोगों को तो इनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। केजरीवाल जी कहते हैं जितना इनके पेट में दर्द होगा उतना एक चीज़ और फ्री कर दूंगा। करेंगे क्योंकि जनता का पैसा है, जनता को दे रहे हैं। जब जनता के पास पैसा होगा तो मार्केट भी अप होगा, तभी देश तरक्की करेगा। चुनाव लड़ने का प्लान आपका?
और साथ में जो 90 सीटें हैं उन पे भी ज़रा आप बता दें कि टिकटों का वितरण किस तरह से होगा, उसके लिए क्या प्लान? देखिए, बहुत जल्दी हमारे सब सीट्स पे सर्वे चल रहे हैं और लगभग फाइनल फेज़ में हैं। बहुत जल्द हम टिकटों का अनाउंसमेंट भी शुरू करेंगे। 90 की 90 सीटों पे हमारी ज़िम्मेदारी है कि एक-एक सीट के ऊपर हम एक थर्ड अल्टरनेटिव मजबूत तैयार करें और लोगों के पास एक ऑप्शन दें। लोग हमेशा ये कहते हैं कि मैंने हर चुनाव में सुना है, मैंने भी बहुत समय तक पत्रकारिता की, मैं लोगों से बात की, हरियाणा के लोग हर चुनाव में ये कहते हैं, एक तरफ कुआँ है, एक तरफ खाई है। कांग्रेस को वोट दें कुएं में जाएगी, बीजेपी को वोट दें खाई में जाएगी। हम ये कह रहे हैं कुएं और खाई के बीच में इस बार एक पगडंडी है। ये पगडंडी आम आदमी पार्टी है। इसके ऊपर चलोगे तो सुनहरे हरियाणा की तरफ जाओगे। हमने वो तीसरी ऑप्शन लोगों को दे दी। निर्णय तो लोकतंत्र में लोगों को करना है, तो स्वागत है, वो जो भी निर्णय करेंगे वो सर माथे पे। लेकिन हमको पूरा आभास है इस बात का कि जैसे दिल्ली और पंजाब में खुली बाहों से स्वीकार किया आम आदमी पार्टी की विचारधारा को, इस बार उनके बेटे के साथ नाइंसाफ़ी का सवाल है। इस बार अरविंद केजरीवाल को ज़बरदस्ती झूठी साजिश करके जेल में डाला हुआ है और बीजेपी खुली चुनौती दे रही है हरियाणा के लोगों को कि तुम्हारे बेटे को हमने जेल में डाल दिया, कर लो क्या करोगे। तो इस बार चुनाव में हरियाणा के लोग यही बताएंगे कि हमारे बेटे को जब हाथ लगाता है कोई तो उसके साथ हम क्या करते हैं। आप कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? जहाँ से पार्टी आदेश करेगी मैं वहाँ से चुनाव लड़ूंगा। हमारा दायित्व है कि हम 90 की 90 सीटों पर, हमने वादा किया हुआ अरविंद केजरीवाल जी से कि 90 की 90 सीटों पर पार्टी को इतनी मजबूती से तैयार करेंगे कि जहाँ से वो इशारा कर दें ABC, ये कहेंगे यहाँ से लड़ो, मैं वहाँ से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाऊँ। ऐसी तैयारी हरियाणा में हमें करनी है। कोई सीट ऐसी कि जो आपके लिए माकूल ना हो, वहाँ पर आपको अगर दिया जाए चुनाव लड़ने को तो? बिल्कुल कहा जाए ना, तो फिर इसका मतलब हमने तैयारी नहीं की ठीक से। अगर कोई सीट मेरे लिए माकूल नहीं है तो फिर मैंने इसका मतलब अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा नहीं पाया। मैंने तो पार्टी नेतृत्व को हमेशा ये कहा है कि जब आपने हमें 90 सीटें तैयार करने के लिए भेजा है तो हम एक एक सीट के ऊपर मेहनत कर रहे हैं और उनमें से अगर किसी एक सीट पे ये कह दिया जाए यहाँ से लड़ लो और मैं अगर पीछे हटूँ तो इसका मतलब मेरी तैयारी में कमी है। हम पूरी तरह से तैयार है। 90 विधानसभाओं में से जहाँ से पार्टी निर्देश करेगी वहाँ से चुनाव लड़ेंगे और जीत के विधानसभा में जाएंगे, गरीबों की आवाज़ उठाएंगे। टफ फाइट किनसे मानते हैं? मुझे नहीं लगता कि हमारी किसी से फाइट है। हमें किसी को ख़त्म करने के लिए हम चुनाव नहीं लड़ रहे। हम क्यों बीजेपी को ख़त्म करेंगे या कांग्रेस को ख़त्म करेंगे, नहीं, हमारी वो लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई है, हमको 5 गारंटी हरियाणा में लागू करनी है। क्या है 5 गारंटी? 24 घंटे बिजली देंगे, मुफ्त बिजली देंगे। दूसरी गारंटी, अच्छे अस्पताल बनाएंगे जहाँ पे फ्री में इलाज होता हो। अच्छे स्कूल बनाएंगे जहाँ फ्री में अफसर के बच्चे के साथ बैठ के गरीब का बच्चा भी पढ़ सके। महिलाओं को 1-1 हज़ार रुपये सम्मान राशि हर महीने देंगे। और सबसे आखिरी लेकिन सबसे मजबूत गारंटी जिसको मैं मानता हूँ कि युवाओं को 100% रोज़गार सुनिश्चित करेंगे। आज हमारे बच्चे ज़मीन बेच बेच के विदेश जाने को मजबूर हैं, वो चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। 2 लाख सरकारी नौकरी, हम हमेशा यही सुनते हैं, कांग्रेस की सरकार में सुनते थे 1.5 लाख सरकारी नौकरी खाली हैं, बीजेपी की सरकार में सुनते हैं 2 लाख सरकारी नौकरी। भाई खाली क्यों रखी हैं? काम कैसे होगा सरकार का? तो हम आते ही ये 2 लाख सरकारी नौकरी भरेंगे और साथ ही साथ हर युवा को रोज़गार सुनिश्चित करेंगे। ये केजरीवाल जी की 5 गारंटी है। हम सिर्फ इन गारंटियों को लागू करने के लिए राजनीति कर रहे हैं। इसके रास्ते में जो आएगा, फिर चाहे वो कोई पार्टी हो, चाहे वो कोई दिग्गज नेता हो, सुपड़ा साफ कर देंगे। ये 5 गारंटी के रास्ते में जो भी आएगा समझो ख़त्म। लेकिन हम क्यों माने कि जब चुनाव आते हैं तो मुद्दे मसलों की बातचीत थोड़ा पीछे धकेल दी जाती है, आगे आता है जो मुद्दा है वो रहता है कास्ट का। जैसे मैं कांग्रेस के भीतर मानूं तो वहाँ पे लड़ाई छिड़ी हुई है। शैलजा जी के समर्थक बोलते हैं कि वो सीएम होनी चाहिए, हुड्डा साहब के समर्थक बोलते हैं कि वो सीएम होने चाहिए। बीजेपी के हिस्से भी हम ये देखें कि ओबीसी वोटर अपनी ओर लामबंद करने के लिए शाह साहब यहाँ अहिरवाल बेल्ट में आते हैं। तो मैं अब आम आदमी पार्टी को इस पूरे जो ये चैलेंज है उसमें मैं कहाँ खड़ा मानूं? देखिए, जो जात की बात करेगा वो काम की बात नहीं कर सकता। ये नियम है, आप इसको मान के चलिए। क्योंकि अगर काम किया होगा तो फिर मैं जात की बात क्यों करूंगा? फिर तो मैं ये कहूंगा कि मैंने काम किया है तो आप वोट दीजिए, वरना मत दीजिए। आम आदमी पार्टी जो काम करती है वो 36 जात के लिए है। जब हम बिजली मुफ्त करते हैं तो फिर ये नहीं देखते कि किस घर में बिजली जा रही है, किस में नहीं जा रही, सबके लिए मुफ्त करते हैं। स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, रोजगार, ये 36 जात के काम है। तो आम आदमी पार्टी सभी जातियों की पार्टी है। सब आमंत्रित हैं आम आदमी पार्टी का हिस्सा बनने के लिए, उसकी राजनीति में अपना शेयर डालने के लिए, और जब सरकार बन जाए तो अपने हक को हासिल करने के लिए सब पूरी तरह से आज़ाद हैं। आज भी आपने सुना होगा प्रदेश के मुख्यमंत्री एक पर्टिकुलर जात का नाम लेके ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं वो क्यों नहीं हमको वोट करेंगे। अरे आप ये क्यों नहीं बताते, 10 साल राज रहा है बीजेपी का, आप ये क्यों नहीं बताते कि कितने स्कूल बनाए, आप ये क्यों नहीं बताते 24 घंटे बिजली कहाँ कहाँ है आज के दिन में? एक गांव नहीं है पूरे हरियाणा में, पोस्टर पे देखोगे 5800 गाँव में 24 घंटे बिजली। मैंने नायब सैनी जी को खुली चुनौती दी थी, मैं उनकी गाड़ी में बैठ के चलने को तैयार हूँ
और चरण स्पर्श करके माफ़ी मांग लूँगा। एक भी गांव में हरियाणा में मुझसे ये पूछवा दें गांव वालों से कि 24 घंटे बिजली आती है, एक भी गांव नहीं है ऐसा। इसका मतलब ये कि आप झूठ बोलते हो, इसका मतलब ये कि 10 साल तक आपने कोई काम नहीं किया। नहीं तो आप इस वक्त ये बता रहे होते हमने इतने स्कूल बनाए, इतने अस्पताल बनाए, यहाँ यहाँ पानी पहुँचा दिया, यहाँ बिजली इतने रोज़गार दे दिए, तो फिर लोग आपको वोट देते। लेकिन आपको चुनाव के वक्त ये कहना पड़ रहा है कि ये जाति ऐसे, इस जाति को वोट देंगे, ये जाति नहीं देगी। इसका मतलब आपने 10 साल काम नहीं किया। खट्टर साहब के लिए जो जनता की नाराजगी थी, सैनी साहब कम कर पाए हैं? देखिए, मैं तो पूछना चाहता हूँ बीजेपी से कि खट्टर साहब कहाँ गुम हैं, कहाँ छुपाया उनको, नगीने को ले जाके कहाँ छुपाया है हरियाणा से ले जा करके। इन्होंने कोशिश की थी, लेकिन जैसे पंजाब में आपने देखा था चन्नी जी के साथ क्या हुआ था, बस फिर समझ लीजिए ये हरियाणा के चन्नी हैं। वो नाराज़गी दूर कर नहीं पाए लोगों की, घोषणा मंत्री बन करके रह गए। ऐसी घोषणाएं जो पूरी ही नहीं हो सकती हैं कभी। इन्होंने कहा HKRN के 1,20,000 कर्मचारियों को पक्का करेंगे जिनको 5 साल हो गए हैं। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी, एक कर्मचारी पूरे हरियाणा में ढूंढ के दिखा दो HKRN में जिसको 5 साल हो गए हैं। HKRN शुरू हुए ही 3 साल हुए हैं। आप सोच सकते हो प्रदेश का मुख्यमंत्री इतना सरेआम झूठ बोल सकता है? तो इसका मतलब इनकी राजनीति झूठ पे आधारित है। सिर्फ घोषणाएं की, उनमें से कोई घोषणा पूरी नहीं होने जा रही। जो इन्होंने कहा इतनी नौकरी देंगे, वो भी कोई पूरी नहीं हुई। इसलिए लोगों को अब ये समझ में आ गया कि ये तो सिर्फ नाइट वॉचमैन थे, इनका कोई रोल नहीं है हरियाणा की राजनीति में। और जिनका रोल रहा, जिन्होंने 9.5 साल तक अत्याचार किया, उनको बीजेपी ने खुद ही ले जाके छुपा दिया। इसका मतलब उन्होंने स्वीकार कर लिया कि 9.5 साल हमने गलत राज चलाया हरियाणा के अंदर। तो ये दोनों बातें ये साबित करती हैं बीजेपी, मुझे नहीं लगता कि दहाई का आंकड़ा इस बार टच करेगी। बीजेपी अपनी वर्स्ट सिनेरियो में इस वक्त है, इसलिए आनन फानन में ये चुनाव भी अनाउंस किए गए हैं। बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट ये है कि उनके हर इंटरनल सर्वे में सीटें घट रही थी। पहले आई 18-20 सीटें, फिर आई 12 सीटें। उन्होंने आनन फानन में चुनाव करा दिया कि थोड़ी इज्जत बची रहे। मुझे नहीं लगता डबल डिजिट टच करेगी बीजेपी इस चुनाव और में। आपको आपकी पार्टी का टिकटों के वितरण का क्या पैमाना रहेगा? उसे मैं सर्वे मानूं, उसे मैं जो परफॉर्मेंस किसी भी आवेदक की होगी वो मानूं कि वो किस आंदोलन में कहाँ सक्रिय रहे? देखिए, दोनों बातें हैं। हम पूरी तरह से इलाके की जनता से पूछ के ये फैसला करते हैं कि कौन आपका उम्मीदवार होना चाहिए। और जब जनता उम्मीदवार तय करती है तो फिर लड़ती है जनता उम्मीदवारों के लिए कि ये तो हमारा उम्मीदवार है, इसके लिए हम लड़ेंगे। तो पहला क्राइटेरिया तो हमेशा आम आदमी पार्टी की टिकटों का सर्वे का रहता है। और दूसरा क्राइटेरिया ये कि किस कार्यकर्ता ने कितनी मेहनत आम आदमी पार्टी के लिए की है। एक एक बूंद जो उन्होंने पसीने की बहाई है आम आदमी पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी उसका कर्ज उतारती ज़रूर है। पंजाब में आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को टिकटें मिली, कुछ लोगों को हमने ऐसे लोगों को जो सोच भी नहीं सकते थे अपने जीवन में, उनको चेयरमैन बना दिया पूरे स्टेट लेवल का। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आम आदमी पार्टी के अंदर हो सकती है। हम एक नई विचारधारा लेके आए हैं जो एक आम आदमी को नेता बनने का मौका देती है। जो लोग अपने प्रोफेशंस छोड़ के राजनीति में कंट्रीब्यूट करते हैं। अभी तक क्या होता था, जिसको किसी प्रोफेशन में जगह नहीं है वो राजनीति में आ जाता था। अब हमने एक नई विंडो खोली है कि अपने अपने प्रोफेशन में कामयाब लोग भी वहाँ से छोड़ के राजनीति में आ सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस लेके आते हैं, जिससे एनरिच होती है राजनीति और उसमें बहुत सारी खूबियाँ पैदा होती हैं। तो आम आदमी पार्टी की राजनीति जैसे थी वैसे चलेगी और हम लोगों से पूछ के उनकी मर्जी से उम्मीदवार घोषित करेंगे। कांग्रेस के हिस्से चेहरे हैं, कई सारे चेहरे हैं हर बेल्ट में, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, हरियाणा, दक्षिण की बात करें। आम आदमी पार्टी में हम थोड़ा सा चेहरों का टोटा देखते हैं इस मामले में। तो क्या आप इसे अपने लिए चैलेंज मान रहे हैं या आप बड़े सहज हैं कि हमारी पार्टी का ये पैमाना नहीं है? यही तो खूबी है आम आदमी पार्टी की। अरविंद केजरीवाल जी के बाप दादा कौन से राजनेता थे? भगवंत मान जी के पुरखे कौन से बड़े बड़े राजनेता थे? तो ये लोग भी तो आम भीड़ में से निकले हुए लोग हैं। आम आदमी का कोई चेहरा नहीं होता। सड़क पे चलते हुए आप जिसकी तरफ भी देख लो वही आम आदमी है। इसीलिए हमारी आम आदमी पार्टी है। और उनमें से जब नेतृत्व पैदा होता है तो वो आम आदमी की बात करता है, उसको समस्याएं पता है आम आदमी की, उसको दिक्कत पता है, उसकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है वो पता है। इसलिए हम मुद्दों के सबसे नज़दीक हैं, जनता के मुद्दों के सबसे नज़दीक हम इसीलिए रहते हैं क्योंकि हम आम आदमी, और आम आदमी का कोई चेहरा नहीं होता। जिसको चेहरों के साथ लड़ना है वो चेहरों के साथ लड़े। आम आदमी पार्टी में तो आम आदमी चेहरे बन जाते हैं समय के साथ साथ। आखिरी सवाल, लोगों की दिलचस्पी ये जानने की होती है अक्सर, कौन कैंडिडेट कहाँ से चुनाव लड़ रहा है, यानी लिस्ट कब आएगी? इसका जवाब अगर आप दे सके तो। देखिए, मैं दिलचस्पी ख़त्म क्यों करूंगा आप लोगों की, बहुत जल्दी लेकिन लिस्ट अनाउंस होगी अगले 1-2 दिनों में ही। उम्मीद है कि
हम फाइनलाइज करके और पीएसी अप्रूव करेगी जैसे ही, तो हम लिस्ट जारी करना शुरू करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ऐसे चेहरे हरियाणा के जिन्होंने ज़मीन पे मेहनत की है, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए पसीना बहाया है और जो लोगों के मुद्दों से सबसे नज़दीकी से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोग इस बार विधानसभा पहुंचेंगे आम आदमी पार्टी के टिकट पे। सर बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। अनुराग साहब को आपने सुना। और दोस्तों, जब लिस्ट आ जाएगी आम आदमी पार्टी की और उस लिस्ट के बाद हम फिर एक बार इनसे मिलेंगे। बहुत सारे सवाल मेरे भी होंगे, आपके भी होंगे। आप अपने सवाल मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। मैं अपने सवाल भी पूछूंगी और आपके सवाल भी पूछूंगी। बातचीत को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। राम राम।